जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर के इस क्लास में, जहां आज हम लोग बेसिक मैथ को लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग बेसिक मैथ के टॉपिक के बारे में जाने थे और आज हम लोग बेसिक मैथ का पहला टॉपिक जो था संख्या, उसी का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग संख्या को। देखिए, संख्या यानी नंबर। तो संख्या के श्रेणी में सबसे पहले हमको जानना होता है प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? तो देखिए, जहाँ से हम लोग गिनती शुरू करते हैं यानी गिनती की जो संख्या होती है उसी को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब देखिए, गिनती कहाँ से शुरू होता है? तो हम लोग जानते हैं कि गिनती का शुरुआत एक से होता है, यानी एक से हम लोग जहाँ तक गिनते जा सकते हैं, ठीक है, वो सभी का सभी क्या होगा? प्राकृत संख्या। यानी हम लोग कहाँ तक गिन सकते हैं? तो इसका कोई अंत नहीं होता है, यानी अनंत तक हम लोग गिन सकते हैं। ये इनफाइनाइट बोला जाता है इसको, यानी अनंत। अब देखिए, तो इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आएगी वो सभी का सभी प्राकृत संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे कोई पूछ दिया कि 6 तो प्राकृत संख्या है, 10 तो प्राकृत संख्या है, 200 तो प्राकृत संख्या है, 800 तो प्राकृत संख्या है। यानी संख्या का कोई अंत नहीं है, यानी गिनती गिनते जाओ और आते जाएगा। यानी जो भी गिनती का संख्या होता है हमको सीधा ध्यान रखना है, वही क्या है? प्राकृत संख्या। ठीक है, अब जो है कोई पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होता है? तो देखिए, कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक से। तो यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हो गया? एक। ठीक है, जहाँ से शुरुआत होता है। फिर अगर कोई पूछ दिया कि तो सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या है वो क्या होगा? तो आप ही बताइए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या संभव है? नहीं है। क्यों? तो अनंत है। अब अनंत पे क्या हो सकता है किसी को पता नहीं है, तो इसलिए ये जवाब नहीं हो सकता है। ठीक है, या हमको ध्यान रखना है कि छोटी संख्या पूछे तो एक, और अगर बड़ी संख्या पूछता है तो बोलिएगा ये संभव नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे नंबर पर आता है पूर्ण संख्या, यानी इसको अंग्रेजी में क्या हम लोग लिखते हैं? होल नंबर। ठीक है, अब देखिए ये पूर्ण संख्या क्या होता है? तो देखिए, ये जो गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या होती है उसमें यदि हम शून्य को शामिल कर दें, यानी इसके समूह में, इसके ग्रुप में यदि हम लोग शून्य यानी जीरो को शामिल कर दें तो जो संख्या का समूह प्राप्त होगा हमें, वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी ये कहाँ से स्टार्ट होगा? तो जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहाँ तक जाएगा? तो वही अनंत तक, क्योंकि बोला है कि प्राकृत संख्या के समूह में हमको क्या शामिल करना है? जीरो। तो ये टोटल वही रहेगा, बस इसमें जीरो लगा दिए तो ये सब का सब क्या हो गया? पूर्ण संख्या। ठीक है, फिर अब देखिए, तो जितना भी प्राकृत संख्या होगा वो भी क्या है? एक पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये था संख्या का पहला प्रकार प्राकृत संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है एक ठो पूर्णांक संख्या। ठीक है, जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो देखिए, पूर्णांक संख्या जो होता है उसका एक सिंपल सा परिभाषा है कि ये जो पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान। ठीक है, अब ऋणात्मक क्या होता है? तो जिस संख्या के पहले घटाव का चिन्ह लगा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को यदि हम लोग शामिल कर दें तो कैसा संख्या प्राप्त होगा हमें? पूर्णांक संख्या। ठीक है, यानी हम लोग इस कैसे लिखेंगे पूर्णांक संख्या को? तो देखिए, जीरो है। ठीक है, पूर्ण संख्या पहले लिखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, और इसमें हमको क्या शामिल करना है? तो प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान,
यानी ये जो प्राकृत संख्या है इसको घटाव लगा के, घटाव का चिन्ह लगा के इसमें और लिखना है। तो देखिए 0 से पहले -1, -2, -3, -4 और ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ से इधर जो है तो इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। अब देखिए धनात्मक यानी जिस संख्या के पहले प्लस का चिन्ह लगा हो। देखिए इन सब के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग क्या समझते हैं, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये कैसा संख्या कहलाएगा, धनात्मक। अब उसी के बाद अब इधर देखिए, यहाँ से इधर जो भी संख्याएं होगी तो इन सभी के पीछे घटाव का चिन्ह है, तो इसलिए इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। यानी जिसके पीछे घटाव का चिन्ह लगा होगा वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। और ये जो बच गया ना इसको कहा जाएगा शून्य पूर्णांक। क्या कहा जाएगा, शून्य पूर्णांक। ठीक है। तो अब है परिमेय संख्या। ये क्या होता है, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। क्या हो, p/q के रूप में हो और q का मान 0 के बराबर नहीं हो, साथ ही साथ p और q जो हो, p और q ये दोनों एक पूर्णांक हो। क्या हो, पूर्णांक हो। यानी अब समझिए इसको ध्यान से, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और q का मान 0 ना हो, यानी यहाँ पे जो है कभी भी 0 नहीं आ सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ ये p और q होगा कौन, तो अभी अभी हम लोग जाने पूर्णांक संख्या। ठीक है। यानी पूर्णांक संख्या जो भी है वो p और q का स्थान ले सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि q की जगह पे कभी भी शून्य पूर्णांक नहीं रखना है, बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं। तो वैसी संख्या जो हमें दिखे तो उसको हम क्या कह लेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है। जैसे अब मान लो कोई बोला 3/2। ठीक है। तो अब देखिए 3 क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या के श्रेणी में आता है। 2 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है। और ये p हो गया और नीचे q हो गया, यही फॉर्मेट था। तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। कैसा संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। और यहाँ पे 0 नहीं है, नहीं ना है, ये बात ध्यान रखना है। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 4/0 परिमेय संख्या है, तो हम लोग का जवाब क्या होना चाहिए, नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए p तो ठीक है, पूर्णांक है। ठीक है। लेकिन यहाँ q भी पूर्णांक है, लेकिन q का मान क्या बोला, परिमेय संख्या कि 0 नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ q की जगह पे क्या है, 0 है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। यदि कोई पूछ दे कि बताइए -5/4 परिमेय संख्या है, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, है। क्यों, तो देखिए p -5 भी क्या है, एक पूर्णांक है, अभी अभी हम लोग जाने। साथ ही साथ 4 भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है। तो इसलिए ये, और साथ ही साथ p/q के फॉर्मेट में भी है, रूप में भी है, तो इसलिए ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ध्यान रहेगा। तो उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा परिमेय क्या होता है। ठीक। अब उसके बाद अगली जो संख्या है वो है अपरिमेय संख्या। ठीक है। वैसी संख्या जो √n के अंदर हो और उसका nवां मान पूरा पूरा न निकले, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है। और ये विशेष रूप से आपको कब समझ में आएगा, तो जब बेसिक क्लास में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और वर्गमूल को जब समझेंगे, तब वहाँ आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, यानी उसका nवां मान क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है। फिलहाल जैसे इसमें हम लोग बोले कि √2, √3, ठीक है, फिर कोई बोल दिया √4, तो नहीं, √4 का nवां मान निकल जाता है। ठीक है। वो आगे हम लोग सीखने वाले हैं जब वर्गमूल पढ़ेंगे तब। उसी तरह से √5, ठीक है। तो ये सब जो संख्या है
ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और चूंकि बेसिक क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, इस वजह से जो है यहाँ पे हम उतना अधिक विस्तार नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बेसिक हमको समझना है। हायर लेवल में आप आगे सीखिएगा, वर्ग वर्गमूल जब पढ़ेंगे वहाँ समझेंगे, ठीक है, कि कैसे इसका एनवा मान निकलेगा। साथ ही साथ अगर आप आगे के 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th इन सब क्लास में जाओगे तो वहाँ भी समझना है, ठीक है। चूँकि हम बेसिक को लेके चल रहे हैं तो इसलिए छोटी छोटी बातों को हम लोग जानेंगे, उस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि पहले हमको 0 सीखना है, फिर उसके बाद 1 सीखना है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, हम लोग अभी तक 5 संख्या के बारे में जाने हैं। सबसे पहला प्राकृत जो 1 2 3 यानी गिनती की संख्या था। उसके बाद हम लोग पूर्ण यानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 1 2 3 इस तरह से। फिर पूर्णांक हम लोग समझे, पूर्णांक में था प्लस माइनस दोनों वाली संख्या, यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों। ठीक है। फिर परिमेय जो P/Q के रूप में था और Q नॉट 0 था, ठीक है। और अपरिमेय जो रूट में आता था और रूट से बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। अब देखिए, ये पांचों संख्या जब हम लोग सीख लिए, ठीक है, यानी प्राकृत समझ लिए, पूर्ण समझ लिए, पूर्णांक समझ लिए, परिमेय समझ लिए और अपरिमेय को समझ लिए, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग को मेनली फोकस करना है इन तीनों पर, यानी प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक पे। अब देखिए, कोई भी संख्या जो होता है वो किसी न किसी अंक को मिला के बना होता है, ठीक है। चाहे वो 1 अंक से बना हो, चाहे 2 अंक से बना हो, चाहे 3 अंक से बना हो, लेकिन कोई भी संख्या जब बनता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तो वो अंक को मिला के होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लिखे 1 2 5, तो ये एक क्या है, संख्या है। आप इसको प्राकृत भी बोल सकते हैं, पूर्ण भी बोल सकते हैं और पूर्णांक भी बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों में आता है, ठीक है। और अब देखिए कि ये जो है इसमें क्या क्या है, तो 1 है, 2 है और 5 है। यानी इसमें ये जो 1 हुआ वो अंक कहलाएगा, 2 हुआ वो भी क्या कहलाएगा, अंक कहलाएगा, और 5 जो है वो भी क्या कहलाएगा, अंक कहलाएगा। यानी ये कितने अंक का संख्या हो गया, 3 अंक का। उसी प्रकार अगर 45 यानी 45 है, कोई पूछता है कि कितने अंक का संख्या हो गया, तो देखिए इसमें 2 अंक है, यानी 2 अंक का संख्या हो गया। उसी प्रकार और भी, जैसे पूछ दे 4, तो ये 1 अंक का संख्या हो गया। यानी कोई भी संख्या जो दुनिया में बना होता है तो वो अंक से मिलकर बना होता है। अब देखिए, ये तो ठीक है कि अंक से मिल के बना है। फिर अब उसके बाद इसमें जो संख्या सब है वो कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले बात करेंगे 1 अंक की संख्या के बारे में, ठीक है। तो 1 अंक की जो संख्या है वो कहाँ से, तो 1 से शुरू होके और कहाँ तक जाएगा, गिनती जब हम लोग गिनेंगे, ठीक है, तो देखिए अब बताइए कि 1 अंक कहाँ तक गया, लास्टली 9 तक, और शुरू कहाँ से हुआ, 1 से। यानी 1 अंक का संख्या जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक संभव है, 1 से लेके 9 तक, ठीक है। क्यों, तो 9 से जैसा ही आगे हम लोग बढ़े, ठीक है, तो वहाँ पे आ गया 10, और 10 में आप लोग बताइए, अंक पहचानना तो समझ गए, तो कितना अंक है, 2 अंक है, तो इसलिए ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई। तो हमको क्या समझना है, पहले 1 अंक की संख्या। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये सभी का सभी क्या है, 1 अंक की संख्या। अब इसमें सवाल ये उठता है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या। देखिए, तो अब 1 अंक की सबसे छोटी संख्या आप ही बताओ क्या होगा, तो कहाँ से शुरू है, 1 से, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया, 1, तो सबसे छोटा कौन हुआ, 1, ठीक है। फिर उसी प्रकार 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या यदि कोई हमसे पूछ देता है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या बताएंगे हम लोग, बताइए। तो देखिए, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहाँ होगा, जहाँ पे समाप्त हुआ होगा, क्योंकि 9 के पास आके 1 अंक की संख्या क्या हो गया, समाप्त।
अब उसके बाद क्या आ गया 10, यानी ये तो 2 अंक में चला गया। ठीक है, तो 2 अंक तो हमको यहाँ पूछा नहीं, तो हम कहाँ मतलब रखेंगे 9 से। ठीक है, तो 9 क्या हो गया, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या एक अंक की क्या होगी 9। ठीक है, फिर उसी प्रकार अगर कोई 2 अंक के बारे में चर्चा करे, पूछे कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो बताइए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या थी, यानी जहाँ से दूसरा अंक का संख्या स्टार्ट हुआ होगा वही सबसे छोटी संख्या होगा। तो यानी गिनती जब हम गिनते हैं तो 9 तक तो एक अंक आया, और 9 से जैसा ही आगे बढ़े तो 10, यानी 1 पर 0 लगाने से क्या बना 10, और इसमें टोटल कितना अंक हो गया 2 अंक। तो इसलिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यदि हमसे कोई पूछता है तो हम लोग क्या जवाब देंगे 10। ठीक है, उसी प्रकार अगर कोई पूछ दिया कि सबसे बड़ी संख्या, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन कहलाएगा, तो जहाँ पे गिनती की श्रेणी में 2 अंक समाप्त होता होगा तो गिनती तो आता ही होगा। तो देखिए हम लोग गिनती जब गिनते आगे बढ़ते हैं तो 99 आता है, फिर उसके बाद 100 आता है। ठीक है, तो देखिए 99 को यदि देखते हैं तो इसमें कितना अंक 2 अंक, और इससे जैसा ही आगे बढ़ते हैं तो आता है 100। ठीक है, और 100 में हम लोग देखते हैं कितना अंक 3 अंक। ठीक है, तो हमसे तो पूछा 2 अंक, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो जहाँ पे दूसरा अंक के बाद तीसरा अंक आना शुरू हुआ होगा, यानी 99 जो है वो गिनती में सबसे अंतिम संख्या है जो क्या है 2 अंक का। फिर उसके बाद क्या आ गया 100 जो कि है 3 अंक का, तो सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या कौन हो जाएगा 99। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हमसे 3 अंक का भी पूछ सकता है, 4 अंक का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर 3 अंक का कोई पूछता है तो देखिए 3 अंक का सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी जब पूछेगा, ठीक है, सबसे छोटी, तो देखिए क्या होगा, आप लोग बताइए, समझ में तो आ रहा होगा। तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 99 के बाद 100, यानी 3 अंक की संख्या का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 100, यानी सबसे छोटी संख्या जो 3 अंकों की होगी वो क्या होगी 100। ठीक है, और उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो कहाँ 999, फिर 1000। अब देखिए 999 में कितना अंक 3 अंक, और 1000 में कितना अंक 4 अंक। ठीक है, तो अगर हमसे 3 अंक का संख्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ समाप्त हो रहा है 999 पर, क्योंकि 999 से जैसा ही आगे गिनती में बढ़ेंगे तो 1000 आता है, और 1000 में टोटल 4 अंक है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमसे तो पूछा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कहाँ समाप्त हुआ 999, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 999। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार यदि 4 अंक पूछे, 5 अंक पूछे, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए पहले इस श्रेणी को समझिए, छोटी संख्या 1, ठीक है, फिर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है, उस पर 1 0 लग गया यानी 10 बन गया। फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 है, ठीक है, उस पर 2 0 लग गया। ठीक है, तो उसी प्रकार आप दिमाग लगाइए कि 4 अंक का सबसे छोटी संख्या पूछ दे, 4 अंक का सबसे छोटी संख्या, तो आपका दिमाग लग गया होगा कि 3 अंक का पूछा तो 1 पर 2 0 हो गया, 2 अंक का पूछा तो 1 पर 1 0 हो गया। तो उसी प्रकार 4 अंक का अगर पूछ रहा है तो 1 तो लिखना ही है, और साथ में कितना अंक कम हो रहा है तो 3 अंक कम हो रहा है, तो यानी 3 0 लगा देंगे। तो देखिए गिनिए इसको, 4 अंक हो गया, और 4 अंक कहाँ शुरू हो रहा है 1000 से, तो मिल गया। यानी आपको ये ट्रिक याद रखना है, जितना अंक का पूछे, कोई पूछ दे 10 अंक की छोटी संख्या तो 1 लगाना है, ठीक, और 1 पर
कितना घट रहा है 10 अंक के लिए? 9 अंक घट रहा है, तो 9 ठो 0 लगा देना है। ठीक है, ये क्या हो गया? 10 अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक, अब आते हैं बड़ी संख्या। तो अब देखिए बड़ी संख्या के लिए हम देखिए 1 अंक की बड़ी संख्या जब लिखे तो 9 लिखे। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या आया? 2 को 9 हो गया। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या आया? तो 3 को 9 हो गया। तो अब बताइए कि 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या अगर कोई पूछ दिया, 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या कोई पूछ दिया तो क्या लिखेंगे? तो 3 ठो 9 लिखे, 3 अंक की बड़ी संख्या। 2 ठो 9 लिखे, 2 अंक की बड़ी संख्या। तो 4 अंक का पूछ रहा है तो 4 ठो 9 लिख दीजिए। ठीक है, कोई 5 अंक का पूछ दिया तो 5 को 9 लगा दीजिए। 6 अंक का पूछ दिया तो 6 ठो 9 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है छोटी और बड़ी संख्या को याद रखने का। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये समझ में आ गया होगा टोटल की छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी संख्या गिनती के श्रेणी में है, ठीक है, तो जो पहले आ रहा है वो छोटी होगा, बाद में जो आ रहा है वो बड़ी संख्या होगा। कब? जब धनात्मक रहेगा तब। पूर्णांक संख्या आपको याद होगा, उसमें धनात्मक यानी जिसके पहले प्लस और ऋणात्मक, एक शब्द क्या आया था? ऋणात्मक। ठीक है, जिसके पहले घटाओ। ठीक, तो जोड़ में क्या होता है? धनात्मक संख्या में क्या होता है? जो सबसे पहले वो छोटी है, जो सबसे बाद वो बड़ी। यानी 3 और 4 में यदि कोई पूछ दे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो पहले कौन आया? 3, तो इसलिए ये क्या हो गया? छोटा, और ये हो गया बड़ा। ठीक है, इसी प्रकार आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे 99 और 100 में पूछेगा कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। संख्या को पहचानना है क्योंकि हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 99 पहले आता है गिनती में, 100 बाद में आता है। तो 99 क्या हो गया? छोटी, और 100 क्या हो गया? बड़ी। ये ध्यान रखना है। कब? धनात्मक संख्या के केस में। ठीक है, अब अगर ऋणात्मक संख्या का बात करें, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। अब कोई पूछ दिया कि बताइए कि इसमें -1 बड़ा है और कि -4 बड़ा है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? दिमाग लगा के कमेंट कीजिए जल्दी सा। देखिए ऋणात्मक के केस में क्या होता है? जो पहले आ गया वो बड़ा हो गया और जो बाद में आया वो छोटा हो गया। जैसे देखिए -1 पहले आता है कि -4, तो पहले -1 आता है और बाद में -4, तो यानी ये क्या हो गया? बड़ा, और ये क्या हो गया? छोटा। ठीक है, यानी पहले आने वाला माइनस में बड़ा होगा और बाद में आने वाला छोटा, लेकिन दिखने में लगता है कि ये बड़ा है, लेकिन घटाव लगा हुआ है यानी ऋणात्मक है, तो इसलिए जितना बड़ा ऋणात्मक में दिखे उतना ही छोटा वो होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे -5 है और कहीं पे -525 है, ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछ देता है कि बताइए इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? ठीक है, तो देखिए जो जितना बड़ा दिखता है ऋणात्मक में, अभी सीखे, वो उतना ही छोटा होता है, और जो जितना छोटा दिखता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो -5 हो गया क्या? बड़ा, और ये क्या हो गया? छोटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए हों। तो उम्मीद करते हैं कि सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।